ठीक है भाई, तो कल तक के क्लास में हम लोगों का कहां तक हुआ था बोलने से, तुम्हारे थ्योरेटिकल पोर्शंस लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा बस बचा हुआ है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ फाइंड आउट कैसे किया जाता है, हालांकि इसका 80% जो डेरिवेशन है वो तुम पहले ही कर चुके हो। क्लियर है? जैसे कूलम्स लॉ जो रहता है, बोल दो कूलम्स लॉ, फॉर्मूला बता। हाँ हाँ हाँ, गया, पूरा बोलना भाई। किससे इक्वेट करेगा? बोल। नहीं, बोल दो कूलम्स लॉ। अच्छा, कहीं नहीं पढ़ी है क्या? वाह, बाजू। नहीं, बोल। क्या इक्वल्स टू? एफ इज इक्वल्स टू, मतलब किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स जो होते हैं, इसी को डिफाइन करता है कूलम्स लॉ। क्लियर? क्या आ जाएगा? एफ क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई, सॉरी, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एफ इक्वल्स टू होता है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, एफ इक्वल्स टू क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पे, E इक्वल्स टू, सॉरी, यहां से हम लोग इसको अगर सेपरेट करें, Q2 को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? इसको भी K को भी पूरा लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या आ रहा है? Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये दिखा कि नहीं दिखा? ये दिखा ना? क्लियर? ये जो क्वांटिटी पूरा का पूरा आया हुआ है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके सामने में किसका प्रोडक्ट हुआ है? दूसरे वाले चार्ज का, बोलने का मतलब Q2 का। तो ये क्या हो जाएगा? Q2 इंटू ई। और याद करो, हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी पढ़े हुए हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई, पढ़े हैं। क्लियर? तो कल तक मैं कल तक के क्लासेस में हम लोगों ने ये डिराइव करना सीख लिया है, ई का वैल्यू ये कैसे आता है, ई का वैल्यू ये कैसे आता है, ये हम लोगों ने कल देख चुका है। कैसे देखे हैं? अगर ये एक स्फीयर है, यहाँ पे कोई सा चार्ज क्यों लिए, तो इसके वजह से पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा, ये निकालना था। फ्लक्स का यूज किए, पाई इज इक्वल टू ई डी एस निकाले, डीएस का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस, सरफेस आ जाएगा। और सरफेस का वैल्यू क्या रखोगे फिर? 4 पाई आर स्क्वायर। सारा ताम झाम करने के बाद ई का वैल्यू कितना आ जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंचना समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक पहुंचने के बाद फिर ये फॉर्मूला यूज करो कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से किसी एक दूसरे चार्ज Q2 के ऊपर में लगने वाला चार्ज फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q2 इंटू ई। क्लियर? ई का वैल्यू पहले निकाल चुके हो, उस वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, और यही क्या है? कूलम्स लॉ। डिराइव हुआ? अरे डरो मत, लिखूंगा अभी, पैदल हूं। खाली चीजें जितना बताया हुआ हूँ ये समझ में आया कि नहीं, ये वो बताओ बस। आ गया है इतना समझ में ना? ठीक है, चलो भाई, तो लिखो, आज का हेडिंग लगाओ, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ऐसे लिखो, फॉर्मेशन लिखो, डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, क्लियर इतना? तो अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे, देखो ध्यान। सबसे पहला तो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं एक स्फीयर, एक चार्ज ले लिया हम लोगों ने Q1। देखो मैं इसमें अब पिछले पिछले क्लासेस में हम लोगों ने गॉस थ्योरम का जो जो एप्लीकेशन देखा हुआ था,
ठीक, उसके सारे स्टेप्स को मैं यहाँ पे एक बार कवर कर रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में बिठाने की कोशिश करना कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हुए हम लोग या तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना, एक मिनट। हाँ, तो देखो, सबसे पहला एक चार्ज हम लोगों ने लिया Q1, क्लियर। यहां से R डिस्टेंस पे कोई सा एक पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है पॉइंट A मान लो, और यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है इसको मान लिए Q2, क्लियर, क्लियर इतना। सबसे पहला हमारा काम ये है कि इस चार्ज Q1 की वजह से, इस चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट A पे रखे हुए जो भी चार्ज Q2 है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लगेगा, और ये निकालने के लिए हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अगर निकालना है, तो जिस भी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था वहां पे हम लोग को क्या करना होता था, सबसे पहला एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करना है जो कि उस पॉइंट को टच करते हुए निकले। सबसे पहले वाले में क्या बनाए थे, जब एक रॉड के लिए देखे हुए थे तो एक सिलेंडर बनाया हुआ था, फिर जब दूसरा वाला प्लेन सरफेस के लिए देखे तो वहां पे एक सिलेंडर भी देखे हुए थे और एक रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप भी देखे हुए थे, क्लियर। उसके बाद कल के क्लासेस में हम लोगों ने स्फीयर बनाना देखा हुआ था, एक चार्ज उसका गॉसियन सरफेस कैसे होगा, स्फीयर, अरे देखे थे ना, जो शेल, स्फेरिकल शेल के लिए जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया हुआ था उसके बाहर में आउटर मोस्ट पॉइंट, सॉरी बाहर के किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना था तो उसके बाहर में एक और एक स्फीयर बनाते थे। सेम वैसे जब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट को टच करते हुए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक स्फीयर, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ इतना। अब इसके वजह से, इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे बोलो या फिर इस ये तो पॉइंट पूरे के पूरे इस सरफेस में आ जाएगा, ये पूरा सरफेस इस चार्ज से r डिस्टेंस के डिस्टेंस पे है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पॉइंट इधर जितना लगाएगा इधर भी उतना ही लगा रहा होगा, सेम सरफेस है, सेम डिस्टेंस है, क्लियर, क्लियर हुआ ये। तो यहां से अगर इस चार्ज की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना तो हमारे पास तरीका क्या है, पाई नेट इक्वल्स टू ईडीएस, यही है ना भाई, कल का क्लास खत्म किया हुआ, चेहरा ऐसे बनाते हो जैसे 3-4 साल पहले पढ़े हुए हो, है ना यही, क्लियर। अब पाई नेट का वैल्यू कैसे आता है, ये तो गॉस थ्योरम से आएगा, पाई नेट मतलब क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, इक्वल्स टू ईडीएस, ई तो कॉमन आ गया, ई तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद डीएस का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा एस, एस बोलने का मतलब सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया कौन सा वाला सरफेस एरिया, जो गॉसियन सरफेस लेते हैं उसका सरफेस एरिया, और यहाँ पे जो क्यू इनसाइड लिखे हुए हैं यहाँ पे या तो गॉसियन सरफेस भी आ सकता है या फिर तुम्हारा एक्चुअल चार्ज बॉडी भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी। तुमको यहाँ पे उसका एरिया लेना है जिसके अंदर के चार्ज को तुम स्टडी कर रहे हो, क्लियर। कल के वाले क्लास में जो बताया गया था यहाँ पे, जो गलती से उसको कैपिटल आर ले लिए थे, कैपिटल आर बोलने का मतलब बड़ा बड़ा स्फीयर आ रहा था, लेकिन एक्चुअल हम लोग को क्या लेना था, उस स्फीयर को लेना था जिसके अंदर के चार्ज को हम लोग को स्टडी करना था, और वो कौन सा चार्ज था, सॉरी कौन सा स्फीयर था, गॉसियन सरफेस वाला, क्लियर। सेम वैसे यहाँ पे तो ई एस, एस की जगह पे क्या आ जाएगा, ये गॉसियन सरफेस का स्क्वायर, सॉरी एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना है, Q1 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ। ई का वैल्यू निकालो यहां से, ई इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ जाएगा Q1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सबको इधर ट्रांसपोज कर दिए, क्लियर, इतने में कोई डाउट नहीं है ना। आगे देखो, आ जा भाई जल्दी। देखो ई का वैल्यू आ गया यहां से, ई का वैल्यू आने के बाद हमको पता है कि अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे, अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे इस पॉइंट के, इस चार्ज के वजह से इसके ऊपर में, क्लियर, फोर्स ऑन Q2,
फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्लियर हुआ? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q2, इसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो जिसके ऊपर में निकालेंगे वही चार्ज लेना है, मल्टीप्लाई बाय जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भेजे में घुसा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया है ये चार्ज Q1 की वजह से आया है और इसके वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से ये चार्ज कुछ यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? जब हम लोग फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे तब उस टाइम पे भी मैंने तुमको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया था कि एक चार्ज, उसका सीक्वेंस भी बताया था। सबसे पहला एक चार्ज आएगा, चार्ज अपने अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड क्रिएट करेगा, वो जो फील्ड रहेगा वही फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे और जिसके वजह से उसके सराउंडिंग में कोई सा भी अगर एक चार्ज प्लेस किया जाता है तो उस पर फोर्स लगेगा। क्लियर? क्लियर? कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर में सीधा फोर्स नहीं लगाता, एक चार्ज अपने अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड के वजह से दूसरे चार्ज को जब उस फील्ड के इनसाइड में कहीं पे अगर प्लेस किया जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। समझे इतना? क्लियर? आगे देखो, तो F इज इक्वल टू Q2 इंटू ई आया हुआ है तो F इज इक्वल टू यहां से क्या लिखोगे? Q2 मल्टीप्लाई बाई ई का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक, सबको साथ में मिलकर मिला करके लिख दो, क्या आ जाएगा यहां से? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। समझे? आ गया भाई फोर्स का। यहां तक का डेरिवेशन हम लोगों ने कल देखा हुआ था, ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, और कल का डेरिवेशन यूज किया हम लोग का आ गया कूलम्स लॉ, कहां से? गॉस थ्योरम से। बन जाएगा अब ये। ठीक, चलो छापो जल्दी 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 छापो। हो गया? तो देखो भाई इतने में से तुम्हारे चैप्टर 1 का फिजिक्स हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट, थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, डेरिवेशंस हो गए, जितना तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है हम लोगों ने सब कवर अप कर लिया। ठीक, बोलने का मतलब सीबीएसई का भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन और डेरिवेशन से तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के लिए जितने लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, गिने चुने कुछ कुछ को छोड़ करके। ठीक है? ठीक, हालांकि उनको अभी यहाँ पे करवाते तो भी वो तुम्हारे भेजे में पल्ले नहीं पड़ता क्योंकि वो थोड़े से और ज्यादा हाई लेवल के हैं, उनके क्वेश्चन सीधा तुमको जेई मेंस जेई एडवांस के भी आसपास में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, मेन से ऊपर लेवल का ही मिलेगा, मतलब जेई एडवांस। तो उस लेवल के क्वेश्चन अभी हम लोग को नहीं करना है, अगर किसी में हिम्मत आ जाएगा कि चलो भाई जेई एडवांस दे करके अपना आईआईटी का भी क्रैक करना है तो फिर 6 महीने 7 महीने के बाद मिलेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए इसको इग्नोर मारो और जितना तुमको अभी यहाँ पे करवाया गया है इतने को ही मान करके चलो कि तुम्हारा बोर्ड में इससे बाहर तो नहीं आने वाला थ्योरी बेसिस पे। अभी जितने क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कराने बाकी हैं उतने क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, तो फिर न्यूमेरिकल भी कॉन्सेप्चुअल बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट उसी न्यूमेरिकल को छाप के देंगे मैं ये कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है? कॉन्सेप्ट वाइज जितने न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किया हुआ है उससे बाहर न्यूमेरिकल्स भी सीबीएसई नहीं देगा, बशर्ते जितना न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस कर। तुमको अंदाजा है कि अभी तक हम लोगों ने तुम्हारे इस पहले चैप्टर के लिए कितना न्यूमेरिकल्स कवर किया हुआ है? 48 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्लास होते होते तक तुम्हारा 60 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे कंप्लीट। 60 क्वेश्चन बना लिए क्लास चलते चलते तक। ठीक, बचे 50 क्वेश्चन का तुम्हारे लिए टेस्ट होगा, मे भी संडे को मैं टेस्ट अपलोड कर दूं। ठीक है, ऐप पे मैं टेस्ट अपलोड कर दूं, 50 क्वेश्चन का वो तुम्हारा टेस्ट होगा, उसमें तुम्हारे कॉम्पिटिटिव लेवल तक के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, सीबीएसई का पीवाईक्यूज, कॉम्पिटिटिव लेवल के आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यूज, ये सब मिला जुला करके तुम्हारे 50 से 60 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा। समझे इतना? उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, असर्शन रीजन भी आए मे बी, और क्या बचा? न्यूमेरिकल्स तो भर भर के आएंगे। ठीक है, तो इतना तुम लोगों को इतना तैयारी कर लेना है। अब आज मैं चैप्टर 1 खत्म करूंगा तो संडे आते आते तक तुम्हारा ये काम है कि चैप्टर 1 को पूरे तरीके से रिवीजन कर लो। टेस्ट दिलाओगे तो बार बार बोल रहा हूं ईमानदारी से बैठ करके दिला लेना, नहीं तो मत दिलाना। समझे? ऐसे ही अंदाजे से जय माता दी नहीं करना है, मतलब समझते हो ना? ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऐसे अंतरिया नहीं मारना है।
तो उस हिसाब से अगर बैठोगे तो ईमानदारी से बैठना, वहां पे मैं तुमको उसमें तुमको बकायदा टाइम लिमिट मिलेगा। 2 अटेम्प्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, एक ही अटेम्प्ट का मैं टेस्ट बनाऊंगा, मतलब टेस्ट में मैं पहले से एक ही अटेम्प्ट अलाउ कर दूंगा, 2 अटेम्प्ट दे ही नहीं पाओगे। फोकस्ड होकर के ईमानदारी से, जब तुमको लगे कि चैप्टर 1 में तैयारी पूरा हो चुका है, अब टेस्ट दिला देंगे तो कम से कम पासिंग मार्क्स अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, तभी बैठ करके दिलाना टेस्ट। ठीक, भले 4 दिन बाद दिलाना, 1 महीने बाद दिलाना, लेकिन 1 महीने आते आते तुम्हारे दिमाग से आधा चीज उतर चुका है। बात समझे इतना? लगभग 60 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ है, लगभग 150 क्वेश्चन का तुम्हारे चैप्टर 1 से ही टेस्ट होगा। ठीक, पहला टेस्ट अभी 50-60 क्वेश्चन का हो जाएगा, फिर बचे कुछ 50-60 क्वेश्चन के 2 टेस्ट पहले ही चैप्टर से और होने वाले होंगे। इतना क्वेश्चन करने के बाद भी अगर बायो वालों का भी अगर न्यूमेरिकल्स में अगर कुछ दुख तकलीफ दिखा आगे चल करके, हाँ तो फिर प्रकोप देखोगे। ठीक है, समझे? चलो भाई, तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं एक एक करके न्यूमेरिकल्स। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन देख करके डर लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख करके नहीं डरना है, अपने को क्वेश्चन को देख करके सबसे पहला समझने का कोशिश करना है कि उस क्वेश्चन में एक्चुअली में गिवन क्या क्या है और पूछ किसके बारे में रहा है। एक काम करते हैं, मैं पहले तुम लोग को एक बार पूरा फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक, ध्यान से सुनो, पूरे चैप्टर्स में तुम लोग को फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े हुए हो। सबसे पहला हम लोगों ने फॉर्मूला स्टार्ट किया हुआ था Q इज इक्वल टू एन ई से, देखे। उसके बाद फिर कूलम्स लॉ, Q इज इक्वल टू एन ई से भी भरपूर क्वेश्चन किए हुए थे, 4-5 क्वेश्चन तो वहीं पे भी किए हुए थे। ठीक, उसके बाद फिर कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। के इसके बाद क्या आया था कूलम्स लॉ के बाद? यही याद नहीं आएगा तो फिर चैप्टर क्या पढ़े? इसके बाद फिर हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा हुआ था। क्लियर? उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मतलब सिग्मा, लैम्डा और रो का फॉर्मूला तुमको याद रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ए का फॉर्मूला के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। उसके बाद फिर फील्ड लाइंस आ गया, फील्ड लाइंस में भी तुमको बताया गया, तो एक फॉर्मूला तुमको मैंने वहां पे भी लिखवाया है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वहां पे नहीं लगवाया था, मे भी, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, खाली सी लिख दिया था। ठीक, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यहां से एक फॉर्मूला डिराइव किए हुए थे, n1 डिवाइड बाई n2 इक्वल्स टू c1 मैग्नीट्यूड ऑफ c1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ c2। ठीक, एक फॉर्मूला वहां पे करवाया गया है। अरे ठीक है, जो 2 टॉपिक्स यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया है, कूलम्स लॉ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के ही हम लोगों ने फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कर रखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद फिर तुम्हारा फॉर्मूला वही आया हुआ था, Q इज इक्वल सॉरी F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्लियर? इतना समझ में आ गया? उसके बाद फिर और क्या बचा? फिर सीधा तुम्हारा एरिया वेक्टर आया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, फाई इज इक्वल टू ई डी एस। क्लियर? उसके बाद फिर गॉस लॉ आ गया, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद फिर ये जो 3 डेरिवेशंस देखे हम लोगों ने कल से लेकर के आज तक के बीच में, बस इतना ही तो है तुम्हारा चैप्टर। सिर्फ इतने को पढ़ने के लिए 17 से 18 दिन खाए हुए हो, सोचो। और ये 17-18 दिन अगर दिमाग में नहीं बैठा हुआ रहेगा तो आगे के चैप्टर्स जो रहेंगे वो इतना ही फिर खिंचाएगा। अब सारा चीज घुटने में ले लेकर के चलोगे तो फिर कहां से आगे बढ़ पाएंगे जल्दी हम लोग। क्लियर? तो रिवीजन करना बाबू, बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, मैथ्स और बायो वालों के लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुमको ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, क्लास ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। ठीक है, चलो भाई, 11th में भी जितना पढ़े हुए थे ये मत सोचो कि तुम्हारे नोट्स कब थे, उसको रखे रहना पैदल हो। अभी ये 12th के बाद जब एग्जाम्स तुम्हारे होने वाले रहेंगे तब वही नोट्स तुम्हारे काम आने वाले होंगे। केमिस्ट्री का नोट्स हो गया, फिजिक्स का नोट्स हो गया, बायो का नोट्स हो गया, बिल्कुल इधर उधर मत करो, कम से कम कोई सा कॉलेज तुमको अभी मिलते तक। ठीक, ठीक है भाई। तो इसके बाद अब हम लोग यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मत रोना, कोई क्वेश्चन देख करके रोएगा नहीं, क्वेश्चन देख करके पहले समझो। पहले इजी लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से।
48 तक का क्वेश्चन जो है ये हम लोगों ने कल कर चुका था, मतलब पिछले क्लास। देखो ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने तुम लोगों को और बोला था 1/x का वैल्यू निकाल लेना, मतलब इसी फॉर्मेट में आंसर लाना है करके। क्लियर? इसका आंसर में भी ला करके भी दिखाया था। हाँ मैं सॉल्व करवा दिया था ना क्वेश्चन। चलो तो यहां तक के क्वेश्चन तक हम लोग का पिछले क्लास में हो चुका है पूरा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन एक बार पहले देखो, समझो, क्या फाइंड आउट करना है उसको सोचो, फॉर्मूले कौन से यूज करने रहेंगे उसको याद करो और बनाने का एक बार कोशिश करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जितने लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इंस्टेंट बोल दो भाई, इंस्टेंट। मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता, फटाफट उतर जाऊंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई अपने घुटने का यूज करके आंसर बताने की कोशिश करोगे? देखो टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं कर सकते इस पे, ध्यान से समझो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और इसमें फाइंड आउट करना क्या है। कुछ इंफॉर्मेशन शायद तक तुम्हारे लिए अधूरे हो सकते हैं, मे भी कंप्लीट ना बताया हुआ वो यहाँ पे बता देते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई सा भी एक सरफेस है, अगर वो वाई जेड प्लेन में रह रहा होगा तो उसका एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कौन बता सकता है? ऐसे समझो, ये मैंने एक स्पेस लिया, ये लिया वाई डायरेक्शन, ये लिया जेड डायरेक्शन, ये लिया एक्स डायरेक्शन। ठीक, मैं बोल रहा हूं किसी एक प्लेन को, यहां पे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल रखा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा? बोलो बोलो, नहीं अरे गलत हो जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा ना। किधर? उधर बोल रहा है, ठीक, और उधरी, और इस साइड में मतलब किधर? राइट, राइट साइड, राइट साइड ना। चल भाई बता इन लोग को, सिंपल सी बात है, पैदलो। अगर ये वाई जेड प्लेन में ऐसे खड़ा है तो इसका एरिया वेक्टर सीधा जाएगा, और सीधा की तरफ कौन सा एक्सिस आया हुआ है? एक्स एक्सिस में ना, तो इसका एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जाएगा? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हम लोग क्या लेते हैं? आई कैप। क्या लेते हैं? आई कैप। क्लियर हुआ इतना? बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया इतने में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? E इक्वल्स टू 6i प्लस 3j प्लस 4k कैप, इतना दे दिया। एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स, मतलब इसका सामने का जो एरिया है ये कितने यूनिट का है? 20 यूनिट का है। तो हमको तो एरिया से मतलब नहीं रहता, हमको किससे मतलब होता है? एरिया वेक्टर से। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? कैलकुलेट द फ्लक्स बोला है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds, यही ना लिखोगे या फिर एस, जो भी लिखोगे यही आएगा। क्लियर? एरिया वेक्टर निकालो, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 यूनिट। ठीक, और इसका वेक्टर किधर जाएगा? आई कैप। समझे? ये वाई जेड प्लेन में है तो इसका वेक्टर किधर जाएगा? एक्स डायरेक्शन में। अगर कोई सा भी सरफेस एक्स जेड प्लेन में होता तो उसका एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में जाता, अगर कोई सा भी प्लेन एक्स वाई प्लेन में होता तो उसका एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में जाएगा। बोलने का मतलब एकदम सिंपल यहाँ पे ये है कि जिन दो एक्सिस के प्लेन में, जिन दो एक्सिस के प्लेन में कोई सा ज्योमेट्री यहाँ पे रहेगा उसका एरिया वेक्टर जो रहेगा वो तीसरे एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल। क्लियर हो गया? बस अब इसको सॉल्व कर दो भाई। फाइव इक्वल टू क्या है? ई डॉट ए, ई का वैल्यू उठाओ वहां से, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मल्टीप्लाई बाय यहां से कितना हो जाएगा? ये 200 आई कैप। आई कैप इंटू आई कैप होता है 1। क्लियर? हाँ कितना? हाँ बढ़िया, ऐसे ऐसे देखते रहना बीच बीच में, तब लगता है कि जिंदा हो। ठीक, तो यहां से ये 20 हो गया। अब इसके बाद ये 6 आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, और आई कैप इंटू जे कैप आई कैप इंटू के कैप 0 होता है। तो सीधा इसका मल्टीप्लाई होगा सिर्फ इसके साथ में, 20 इंटू 6, 26 का कितना हो जाएगा? 120। आई कैप 1 हो गया, यूनिट कुछ दिया नहीं है तो यूनिट का ही लिखेंगे, खाली यूनिट। आ गया फाइनल आंसर? कुछ था?
तो घुटने पे जोर काहे नहीं डालते हो? छापो छापो, ऑप्शन दूसरा कुछ थोड़ी है। हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने तुमको जब गॉस थ्योरम स्टार्ट किया हुआ तो सबसे पहला इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए तुमको एग्जांपल दिया हुआ था। पढ़ो, सेम क्वेश्चन ही मैंने तुमको एग्जांपल में बताया। एक बार क्वेश्चन पढ़ करके देखो, दिख रहा है पीछे? डिस्टेंस दिया हुआ है d/2, ये ऊपर में ना, ये d है, स्मॉल d/2, ये जो d/2 लिखा हुआ है ये वही डिस्टेंस है। ठीक, दिमाग पे जोर डाले तो शायद आंसर भी एक बार में आ जाए याद। चल पीछे कितना आएगा? सत्यानाश, भगवान, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है? कहा गया? पॉइंट चार्ज q डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इसमें से, यही ना निकालना है। पैदलो, जब तुमको बताया गया है कि जब भी किसी एक सरफेस के आजू बाजू में कोई चार्ज देता है तो सबसे पहला तुम्हारा काम होता है उसके अराउंड में गॉसियन सरफेस बनाना। ठीक, नीचे में कौन सा शेप है? स्क्वायर है। अरे नीचे में वो लेटाया है तो वो तुमको रोम्बस शेप में दिख रहा होगा, बाकी नीचे में कौन सा शेप है? वो स्क्वायर है। स्क्वायर के ऊपर में उस स्क्वायर का डिस्टेंस, लेंथ कितना है, साइड का लेंथ कितना है? डी। स्क्वायर का लेंथ कितना है साइड का? डी। अब देखो, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर बनाया, ये मान लो स्क्वायर बनाया, नीचे में ऐसे ये प्लेट रखा हुआ है, क्लियर? इसका जो डिस्टेंस है ये डी है, इससे d/2 मतलब इस लेंथ के आधे लेंथ के ऊपर में यहाँ पे ये प्लेट रख दिए, ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसको यहाँ पे रखे। इसका मान लो ये जो डिस्टेंस है ये डी है, पूरा डिस्टेंस कितना है? डी है। इसका आधा डिस्टेंस लोगे और आधा डिस्टेंस लेकर के एक चार्ज को यहाँ इसके जस्ट ऊपर में रखा हुआ है, यहाँ पे। समझे? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस चार्ज के वजह से इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा। समझे इतना? तो जब भी ऐसे किसी चार्ज से किसी एक सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू निकालना रहता है तो सबसे पहला स्टेप, कहीं पे भी तुम्हारा दिया हुआ रहे क्वेश्चन, पहले काम तुमको करना है उस चार्ज के अराउंड में एक गॉसियन सरफेस बनाने। ठीक, तो देखो इसके ऊपर में गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? बता रहे कुछ नहीं, 5 इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब एक एक को भेजे में याद आते जाएगा, देखना। ये हो गया, यहां से कितना, ये डी है, ये टोटल डी है, तो यहां से इस सरफेस से कितना ऊपर? d/2 ऊपर में ये रखा हुआ है। ठीक, तो इसको, इस चार्ज को देख करके, ये d/2 ऊपर वाले पॉइंट को देख करके मैंने इस यहाँ पे क्या बना दिया? एक गॉसियन सरफेस बना दिया। क्लियर है? कितना क्लियर है? अगर कोई सा एक क्लोज्ड सरफेस किसी एक चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, यहाँ पे चार्ज दिया है ना कितना? क्यू। अगर ये क्यू चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है तो पूरे इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? पाई इक्वल्स टू कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा है ये सारे सरफेसेस से पास हो रहा है। टोटल सरफेसेस कितने हुए? 6। तो एक सरफेस हुआ ना ये नीचे वाला प्लेट, एक सरफेस से कितना पास होगा? 1/6। पूरे से इतना पास हुआ तो एक सरफेस से कितना पास होगा? इसका 1/6 पास होगा। तो फ्रॉम फ्रॉम वन सरफेस कितना? 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/6 मल्टीप्लाई बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया काम। समझे? ये आज का जितना भी क्वेश्चन है सारा सीबीएसई का है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन कभी ये, और एग्जाम पीवाईक्यूज सारे के सारे, मतलब प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम में आया है। पिछले सीबीएसई के कम से कम मैं आज जितने क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, मिनिमम में मान करके चलो सीबीएसई उसको 2 से 3 बार पूछ चुका है। समझे इतना? तो ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। जब भी तुमको किसी भी सरफेस के ऊपर में किसी भी पॉइंट पे अगर तुमको उस पॉइंट की वजह से उस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू बोलेगा, सबसे पहला तुमको गॉसियन सरफेस बनाना है वहां। ठीक है, अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो कि अगर इसको हम लोग डी डिस्टेंस और ऊपर ले जाते हैं, इसको कितना डिस्टेंस ऊपर ले जाओगे, डी डिस्टेंस, और ये जो साइड है इसको भी डबल कर देंगे, साइड को भी क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। तो ये तो अभी d/2 है, इसको डी डिस्टेंस ऊपर बढ़ाओगे और इसको डी डिस्टेंस और ऊपर बढ़ाओगे, तो अभी भी ये चार्ज इस सरफेस के अंदर में रहेगा कि सरफेस से बाहर चला जाएगा, अंदर में रहेगा, क्योंकि इसके साइड को हम लोग इतना और बढ़ा रहे हैं। ठीक, और ये तो अभी भी आधे पोजीशन में है ना, इसको इतना ही और आगे बढ़ाएंगे तो ये साइड को क्रॉस करके थोड़ी बाहर निकल जाएगा, ये तब भी कहां रहेगा, उस क्यूब के अंदर में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जब ये क्यूब के अंदर में ही ये चार्ज था तो फ्लक्स कितना निकाला था, Q/ε0। याद करो, तुमको बताया गया है गॉसियन, सॉरी, जो फ्लक्स रहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर का चार्ज जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो बॉडी के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। देखे थे, अरे बताए थे ना, जैसे मान लो यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से ये एक लाइन निकला, ये 2 लाइन निकला, ये 3 लाइन निकला, ये 4 लाइन निकला, मतलब इसका फ्लक्स कितना हो गया, 4। अगर मैं यहाँ पे ये स्फीयर बनाऊं तो इस स्फीयर से कितने लाइन पास हो रहे हैं, 4 लाइन पास हो रहे हैं। अगर मैं इस स्फीयर को और बड़ा बना दिया तो अभी भी कितने लाइन पास हो रहे हैं, 4 ही लाइन पास हो रहा है। तो अगर चार्ज उस बॉडी से बाहर नहीं निकला हुआ है तो जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे चाहे बॉडी का साइज को तुम बढ़ा दो, चाहे बॉडी का शेप चेंज कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। क्लियर हुआ ये? सेम वैसे ही अभी जो हम लोग काम किए हुए हैं इसमें चार्ज को बाहर तो भेजे नहीं, चार्ज अभी भी अंदर के अंदर में ही है, बस ये जो शेप है इस शेप का जो साइज है ये क्या हो गया है, बढ़ गया है। और शेप के साइज बढ़ने से या शेप के ही चेंज होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू में कोई चेंज होता है क्या, नहीं ना। तो अभी भी इस सरफेस से कितना चार्ज पास होगा, Q/6ε0। समझे? क्लियर हुआ? देखो क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहां से इसको d डिस्टेंस ऊपर ले दिए, क्लियर है, और इसको भी d डिस्टेंस और आगे बढ़ा देंगे। इसमें फिर अगला क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेंटर एंड द स्क्वायर, सॉरी ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। इसका जो ये d है इसको कितना कर देना है, 2d। समझ में आया इतना? तो उतना करने के बाद एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी अफेक्टेड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अफेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्लियर, क्योंकि हमको पता है कि शेप साइज चेंज होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। सीबीएसई का क्वेश्चन 2018 में पूछा था। ठीक, समझे? इस टाइप से तुमको कुछ क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने हैं, कुछ को डेरिवेशन फॉर्म में भी दिखाने हैं और कुछ के तुमको रीजंस भी देने। बन जाएगा अब ये क्वेश्चन बन जाएगा अब। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो, रोएगा कोई नहीं, पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। शुरू करें बनाना। देखो ये क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको समझो। इसके बाद अगले वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको एक बार कोशिश करना, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन फिगर इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हो रहा है। अब अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड गिवन बाय Ex इज इक्वल्स टू 5ax प्लस 2b। इतना क्लियर हो गया? ये किसका वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के अलावा, लिखा हुआ है ना Ex, समझे इतना? तो Ex इज इक्वल टू 5ax प्लस b दे दिया, वेयर E इज इन न्यूटन, ये तो छोड़ो, दिया हुआ है उसका यूनिट, एंड x इज इन मीटर। ये जो x लेंथ हम लोग लेने वाले रहेंगे ये मीटर में लेने वाले रहेंगे। अगला x इन मीटर, a एंड b आर
कॉन्स्टेंट, ए और बी कॉन्स्टेंट बोल रहा है, जो भी तुम्हारा इक्वेशन वहां पे बना के दिया हुआ है, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू कितना 5, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 5 दे दिया। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया फिराया है, इसको देखोगे तो कितना कितना डर लगना चालू हो जाता है कुछ नहीं क्वेश्चन में, ध्यान से। ई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तुमको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोलता है, सबसे पहला तो दिमाग में ये निकाला करो, बोल रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ से, ठीक है। पहले बात यहाँ पे ये देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन जा रहा है तो जब ई डी एस कॉस थीटा निकालोगे, ई डी एस कॉस थीटा निकालोगे, ये ऊपर का सरफेस 90 डिग्री बना रहा है, जीरो, वहां पे फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, पीछे वाले का वैल्यू जीरो, ये सामने वाले का वैल्यू जीरो और नीचे वाले का भी वैल्यू जीरो। तो जो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा वो कौन से दो सरफेस में देखने के लिए मिलेगा, एक ये एम जो लिखा हुआ है इधर वाला सरफेस और एक एन जो लिखा हुआ है इधर वाले सरफेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, समझे इतना, आगे इतना। अब तुमको निकालना है नेट फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, फाई वन इक्वल्स फाई नेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस फाई फोर प्लस फाई फाइव प्लस फाई सिक्स, छह सरफेस लिख दिए, एक दो तीन चार, ये सब इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, ठीक, और बाकी ये चारों को बाकी चारों मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से फाई नेट इज इक्वल टू चार तो जीरो ही है, क्लियर, और ये वन इसको मान लो, एम को एन को मान लो दूसरा, तो फाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई नेट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, फाई वन बोलने का मतलब एम सरफेस से और फाई टू बोलने का मतलब एन सरफेस, यहां तक समझे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस प्लस इसका वैल्यू क्या हो, एंगल भी तो लिखेंगे। अब देखो ई डॉट डी एस, हम लोग कौन सा सरफेस लिए हुए हैं, एम, ये एम सरफेस लिए हुए हैं, हाँ, बाकी चारों को बताओगे ना कि जीरो है वहां से, यहाँ पे अभी एंगल लिख रहा हूं ना मैं, ये क्या हो जाएगा, ये एम सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर से, सरफेस इधर है, कितने डिग्री का एंगल बना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री। एम सरफेस का एरिया वेक्टर जाएगा उस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से इधर आ रहा है, क्लियर। तब के केस में क्या पूछा यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, सिंपल। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई डी एस 180 डिग्री पहले वाले का। अब एन वाले का निकाल लो, इसके लिए क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस 180 है ना वो, ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कोई डाउट, यहां तक समझ में आया। और बाकी चारों के 90 डिग्री हो जाएंगे तो वो 0 हो जाएंगे, मैं लिख ही नहीं रहा उसको। इसका वाला निकालोगे फाई थ्री का, मान लो ये ऊपर वाले सरफेस का है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ये सीधा गया, ये ऊपर गया है तो cos 90 हो गया। तो बाकी चारों सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। हमको कौन से देखने हैं, यही दोनों देखने हैं, क्लियर। बस भाई अब इसी को तुमको सॉल्व करना है, देखो ध्यान से, ई डॉट डी एस 180 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस ई एस, क्लियर। और ये इसको एक काम करो, चेंज तो करना पड़ेगा, एक साथ में लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ, सरफेस भी दोनों के सेम है, E1 S1 ले लो, तो E1 DS1 E2 DS2 उसको E3 DS3 करके ले लेना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 S1 और फिर प्लस इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, E2 S2। अब हम लोग को ये E1 और E2 और S1 और S2 निकालना है, तो ध्यान से समझो ये कैसे निकलेंगे। सबसे पहला हम लोग E1 S1 निकाल रहे हैं, E1 S1 बोलने का मतलब E का वैल्यू कितना दिया है, EX का वैल्यू कितना दिया है, 5AX प्लस 2B, क्लियर। ए बी का तो वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, बस वैल्यू ला करके पुट करना है। ए का वैल्यू 10 है, ये बन जाएगा कितना, 50x, ये कितना बन जाएगा, 10। बी का वैल्यू 5 है, 5 टू जा 10, तो ई का वैल्यू तुमको मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो दोनों ही सरफेस S1 और S2 तो दोनों इक्वल हो जाएगा,
इसका लेंथ गिवन है क्वेश्चन में, कितना है ये 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, एस इज इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आएगा। अरे साइड इंटू साइड होता है ना स्क्वायर का एरिया, तो 0.01 वेट, हाँ 0.01 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा 0.1, अरे होगा 0.1, तो 0 पॉइंट जब ये 1 हो गया तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है, तो 0.1 का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर लिख लिया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा ना, कोई डाउट इसमें नहीं। आगे देखो, इसके बाद फिर अब सारे वैल्यूज ले जाकर वहां पे पुट कर दो, सिंपल। पहले E1 का वैल्यू जब हम लोग इस वाले सरफेस के लिए निकालेंगे, यहीं पे तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, क्या देखो, जब हम लोग ये x डिस्टेंस ले रहे हैं, ओरिजिन हम लोग का कौन सा है, ये वाला पॉइंट, तो ये देखो ये जो सरफेस है तुम लोग का m सरफेस, ये एग्जैक्ट ओरिजिन के पास प्लेस्ड है, दिख रहा है वहां पे, अरे ये जो m सरफेस है ये कहां पे प्लेस्ड है, ओरिजिन के पास, तो ये x डिस्टेंस जो लेना है ये कितना होगा ओरिजिन के पास 0, अरे x डिस्टेंस कितना लोगे ओरिजिन के पास 0 लोगे ना, और धीरे से जब ये n सरफेस के पास यहां तक पहुंचोगे तो कितना x डिस्टेंस कवर किए 10 सेंटीमीटर, समझे, जब m के पास हो तो x का वैल्यू कितना 0, और x एक्सिस में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करोगे, तो m तक पहुंचोगे, n तक पहुंचोगे 10 सेंटीमीटर, यहां तक समझे इतना। तो जब m सरफेस के लिए निकालोगे तो x का वैल्यू तुमको क्या लेना है 0, क्लियर, और जब n सरफेस के लिए निकालोगे तो x का वैल्यू तुमको क्या लेना है 10 सेंटीमीटर, बन जाएगा इतना, बस भाई वैल्यूज रख दो। E1 का वैल्यू कितना आया है, तो E1 का वैल्यू जब रखेंगे तो x की जगह पे कितना रखना है हमको 0, तो इसके जगह पे फॉर्मूला पुट करो, फिर माइनस E1 का वैल्यू 50, 50 का 50 मल्टीप्लाई बाय, ये समझे कि नहीं समझे 0 और 10 कैसे लिए, क्लियर हुआ ना ये, क्योंकि इसी के बाद जस्ट अगले वाला क्वेश्चन ऐसे ही है, अगर ये नहीं समझोगे तो अगले वाला फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, हवा नहीं लगेगा, क्लियर। देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस इसमें कितना आ जाएगा ये 10, 10 का 10 लिख दिए, और एक काम करते हैं S1 और S2 तो दोनों में है, और दोनों का वैल्यू भी 10 टू द पावर -2 है, मैं दोनों को कॉमन करके बाहर में लिख देता हूं, बन जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा, फिर प्लस दूसरे वाले के लिए S2 लिख, एक काम करो फिर तुम्हारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, यहीं पे लिखता हूं वेट, और मल्टीप्लाई बाय S1 का वैल्यू 10 टू द पावर -2, ये क्लियर हो गया, दूसरा प्लस, अब देखो हम लोग को 0.1 मीटर आगे जाना है, कितना जाना है आगे 0.1 मीटर, तब जाकर के n सरफेस तक पहुंचेंगे। अब इसके लिए देखो x की जगह पे कितना रखोगे 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर ना रखना, दो सेंटीमीटर नहीं लेते हैं यूनिट में, उसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना है और उतना डिस्टेंस मीटर में लोगे, क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा E2 का वैल्यू, E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50, ये तो पॉजिटिव है, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 10, और यहां से मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा 10 टू द पावर -2 का, यहां तक में कोई डाउट, समझ में आया, दोनों में ही 10 टू द पावर -2 है तो उसको कॉमन निकाल दिए, कहां लिखूंगा, देखो दोनों में ही 10 टू द पावर -2 है, उसको कॉमन निकाल दिए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 कॉमन, क्लियर। अंदर में यहाँ पे क्या बचेगा 15 इंटू 0 कितना 0 ना, और 0 प्लस 10 10, और सामने में माइनस लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -10, इसका लिख दिया -10 प्लस, अब ये वाले को सॉल्व करो, 50 इंटू 0.1 5, ठीक, और 5 प्लस 10 15, और ये 10 टू द पावर -2 तो कॉमन निकाल दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये प्लस 15, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, 15 माइनस 10 कितना आएगा 5, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2, आंसर टोटल फ्लक्स है, क्लियर। अगर खाली m से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बोलोगे तो खाली तुमको -E1 S1 का वैल्यू निकालना है, अगर खाली n से पास होने वाला फ्लक्स कितना है बोलोगे तो तुमको खाली E2 S2 निकालना है, और टोटल फ्लक्स अगर बोलेगा तो फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, तुमको 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, दोनों को मैंने जोड़ करके बना दिया, यहाँ पे एक साथ निकाल दिए, बन जाएगा। अब भेजे में गया कुछ, जब भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा सबसे पहला तुमको ये ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है, और यही डिस्टेंस तुम x के वेरिएबल की जगह पे रखोगे, क्लियर, क्लियर, छापो।
एक काम करते हैं, सेकंड नंबर भी बता ही देता हूं, एक लाइन का है फिर बनाना। ये किसका वैल्यू आया है, ये किसका वैल्यू आया है, फाई नेट का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आया है, यही ना वैल्यू आया है। हमको सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो तो, द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, मतलब चार्ज का वैल्यू पूछा है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्यू है ये क्या होता है, क्यू इनसाइड। हमको वैल्यू किसका पूछा है, क्यू इनसाइड का पूछा है, तो एप्सिलॉन नॉट हम लोग निकाल, सॉरी फाई हम लोग निकाल चुके। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -12, ठीक, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना। क्यू इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई जो है यहां से आ गया और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुमको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुमको सेकंड वाले का आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़े हम, यहां से देखो, मैं और नहीं बना रहा क्वेश्चन, मेरा काम हो गया, बस इंपॉर्टेंट यहीं तक था, कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स बताने लायक यहीं तक थे। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली बनते हुए चलेंगे। देखो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस ये याद रखना, पिछले वाले में जो हम लोगों ने एम सरफेस लिया हुआ था उसका डिस्टेंस कितना लिया हुआ था, वहां पे 0, ठीक, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ये जो एल सरफेस दिया हुआ है पहले से ही कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ए डिस्टेंस पे, और ए का वैल्यू भी तुमको क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मीटर का, समझे इतना। तो जब इसके लिए पहली बार x का वैल्यू रखोगे, इस वाले सरफेस के लिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखोगे, 0.1, समझे। और जब r वाले सरफेस के लिए जब निकालोगे तो ये 0.1 हो गया, और ये भी तो a है, तो 0.1 और 0.1 कितना हो गया, 0.2, क्लियर। तो इस वाले सरफेस के लिए x का वैल्यू कितना लेना है, 0.2, और इस वाले सरफेस के लिए कितना लेना है, 0.1। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने 0 लिया हुआ था पहले वाले के लिए, क्योंकि वो ओरिजिन के पास नहीं था, इसमें सरका करके बनाया हुआ है, बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन एक ट्राई करना, सेम वैसे ही जैसा प्रीवियस वन था। हाँ एक चीज मैं पहले तुमको वार्न कर दे रहा हूं, इसमें तुमको नंबर्स बड़े खतरनाक दिखेंगे, देख लो, x का पावर 1/2 पहले से दिया हुआ है, जब सॉल्व करोगे तो पावर और बढ़ने वाला होगा, मतलब फ्रैक्शन में ही आएगा। तो पहले मैं तुमको बता दे रहा हूं, जिसका आंसर पावर के फ्रैक्शन तक पहुंच जाओगे फिर छोड़ दे, फिर उसको अभी छोड़ देना, क्लियर। उसको अगले क्लास में आकर पूछना, बताऊंगा बनाना क्या है। कोई रोएगा नहीं, बेहोश तो बिल्कुल नहीं होना है, आराम आराम से क्वेश्चन को पार्ट बाई पार्ट देख, एक साथ नहीं देखना है, चक्कर आ सकता है। पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, बेहोशी आए तो सीधा सिर नीचे कर लेना, आंख बंद बिल्कुल, रिस्क अपने को लेना ही नहीं है, भले ही बोर्ड का क्वेश्चन ना बने ना बने, बेहोश नहीं होएगा। कितने लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा, डायग्राम बना दे भाई, डायग्राम बना दे, डायग्राम सही बना दिया तो फिर मान लेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, जो डायग्राम समझ जाएगा बनाना क्या है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं बन रहा है, डायग्राम बन गया, कैसे बनाया है दिखा, ठीक तो बनाया भाई, हो तो क्या, निकालने सारे आंसर, फ्लक्स से तो निकालने हैं, उतना ही है इसमें और कुछ नहीं। देखो बायो वाले ना आधा क्वेश्चन देख के पूरा पंचर हो जाते हैं, इसी वजह से इनसे क्वेश्चन बनता नहीं। डायग्राम, एक सिलेंडर बनाना है तो ये बना लिया हम लोगों ने सिलेंडर, इसके बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन मानना है, यहां से ये आ गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, अब और कुछ नहीं कर सकते, ये वाई एक्सिस में ये वाई एक्सिस हो गया। अब जो क्वेश्चंस हैं मैं इसको भेजूंगा और इसको घर में सॉल्व करने का कोशिश कर,